हेलो भाई जी। तो कैसे हो? आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड है उसका पार्ट नंबर सेकंड है। आपका जो इसका जो पार्ट नंबर वन था उसके अंदर मैंने आपके इसके जो पहले वाले 20 क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए थे। और आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर अपन करेंगे 21वें क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप सभी इस वीडियो को पहले अपने सभी यार दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, यानी कि जब ज़्यादा बच्चे इसे हमारे इस वीडियो से जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और भी अच्छे अच्छे और ये अच्छे यानी कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज का जो वीडियो का दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का 21वां क्वेश्चन वो आपके सामने है। और इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है कि दो आवेश एक दूसरे से डी दूरी पर रखे हुए हैं। यदि इन दोनों आवेशों के मध्य d/2 मोटाई की एक तांबे की प्लेट रख दें तो प्रभावी बल होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि हमारे कोई दो आवेश हैं, यदि वह डी दूरी पर रखे हैं और उनके मध्य d/2 मोटाई का एक तांबे की प्लेट है, उसको यदि अपन रख देंगे तो इसके मध्य जो प्रभावी बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। इनकी पहले यदि बल F था तो अब बल इस पर कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारा विद्युत बल होगा इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है। ये हमारा होता है Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर मारता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों, यदि इनके मध्य ई आर पराविद्युताओं वाला माध्यम रखा हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारा ई आर आ जाता है। दोस्तों, आप सभी को एक बात ध्यान में रखनी है, हमारी जो धातु होती है उसके लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो होता है अनंत। तो यदि दोस्तों इसके अंदर धातु हमारी तांबा एक धातु ही है, यदि इनके मध्य धातु की प्लेट अपन रख देंगे तो यहाँ पर अपन ई आर का मान रखेंगे अनंत, क्योंकि इसका परावैद्युतांक कितना होता है अनंत। तो यदि यहाँ पर ई आर का मान अनंत रखेंगे तो हमारा जो फोर्स का मान हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी शून्य। यानी दो आवेश हैं उसके मध्य दूरी डी है, यदि इसके मध्य तांबे की प्लेट रखेंगे अपन d/2 मोटाई की तो प्रभावी बल हमारा शून्य हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों याद रखनी है। जब भी यानी कोई दो आवेशों के मध्य तांबे की यानी कोई भी धातु की प्लेट रखेंगे तो इसका जो प्रभावी बल हो जाएगा हमारा शून्य ही हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको क्या पूछा गया है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, या सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, या सिल्क को प्रोटॉन देगी। दोस्तों, इसमें आपको क्या पूछा गया कि हमारी कोई एक कांच की छड़ है, उसको यदि अपन यानी सिल्क यानी कोई रेशम है उससे यदि घर्षण करवाते हैं तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी जो छड़ होगी वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी या इससे प्राप्त करती है, या प्रोटॉन देती है या प्रोटॉन प्राप्त करती है। तो याद रखना, जब दोस्तों हमारी कोई भी यानी कांच की छड़ होती है उसको सिल्क से रगड़ा जाता है तब कांच की छड़ पर तो हमारा पॉजिटिव आवेश आ जाता है और सिल्क यानी जो रेशम होता है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी दोस्तों घर्षण के दौरान इसका जो हमारा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज वो इसकी ओर चला जाता है। यदि 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 नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज की कमी होगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो यदि यानी दोस्तों इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी छड़ है वह सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो इसका ये राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो वह सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यदि आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों, आप इस क्वेश्चन में नैनो सेकंड का टाइम लगाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्या करवा रहा हूँ कि दोस्तों कई बच्चे क्या होते हैं कि फिजिक्स में वीक होते हैं, तो उनको समझाने के लिए दोस्तों मेरा फर्ज बनता है इनको एक्सप्लेनेशन करना। तो दोस्तों आप भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, लेकिन दोस्तों आप एग्जाम में इतना टाइम इसके अंदर नहीं लेंगे क्योंकि आपकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप नैनो सेकंड में कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं तो आप बेटेंशन रहिए, आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 23 नंबर का क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है कि धातु का परावैद्युतांक है। इसके अंदर दोस्तों आपको पूछा गया कि हमारा जो धातु के लिए जो ई आर का मान होता है यानी परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है। तो हमारा आज का जो 21वां नंबर का क्वेश्चन था, यानी आज का फर्स्ट है इस टॉपिक का 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि धातु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो कितना होता है अनंत। इसी के कारण दोस्तों हमारा जो दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट रख देते हैं तो उसका मान यानी फोर्स का मान शून्य हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसका परावैद्युतांक का मान कितना होता है अनंत होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अनंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन इसमें है, क्यों कूलाम का आवेश एक ठोस धातु के टुकड़े पर जिसका अनियमित आकार है उस पर रखा हुआ है तो आवेश का वितरण होगा धातु में एक समान रूप से, इसकी सतह पर समान रूप से,
इस प्रकार की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो या इस प्रकार की कुल ऊर्जा का हास न्यूनतम हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि आपके पास कोई अनियमित आकार का इस प्रकार से एक धातु का टुकड़ा है। इसको यदि दोस्तों अपन क्यू आवेश यानी क्यू कूलाम का आवेश देते हैं, तो आपको बताना कि जो आवेश है दोस्तों इस पर यानी इस पर वितरित होता है। तो ये विपरीत यानी किस प्रकार से होता है, आपको बताना कि धातु पर समान रूप से वितरित हो जाता है या इसकी सतह पर समान रूप से हो जाता है या इसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम यानी यह इस प्रकार से स्थिति यानी वितरित होता है कि हमारा जो ये आवेश है इनकी जो स्थितिज ऊर्जा वो न्यूनतम हो, या इस प्रकार से वितरित होता है कि इसके अंदर दोस्तों हमारा जो ऊष्मा का ह्रास होता है यानी ऊष्मा की हानि होती है वो न्यूनतम हो। तो दोस्तों याद रखना, हमारी दोस्तों प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो अपनी स्थितिज एनर्जी को क्या करती है कि न्यूनतम रखना चाहती है। जैसे कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है, यदि अपन इसको एच ऊंचाई पर ले जाते हैं तो हमारी इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, स्थिति जो है mgh हो जाती है। लेकिन यह नीचे आना चाहेगी क्योंकि इसकी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है यह इसको न्यूनतम रखना चाहती है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा इसके लिए लागू होता है, यानी कोई अनियमित आकार का आपके पास धातु का टुकड़ा है तो इस पर आवेश क्या होंगे कि यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखना चाहेंगे, यानी इस प्रकार से इस पर वितरित हो जाएंगे कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा हो न्यूनतम हो। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी क्यू कूलाम का जो आवेश है वो एक ठोस धातु के टुकड़े को अपन यदि देते हैं जिसका आकार अनियमित है तो उसका जो वितरण होगा वो इस प्रकार से होता है कि जो हमारा जो आवेश होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। यानी दोस्तों हमारा जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होगा धातु का उस पर हमारा जो आवेश होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति जो है इसकी मिनिमम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इस प्रकार की स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पृथक पृथक डोरियों से क्रमांक 1 से 5 तक अंकित गेंद लटकाई जाती हैं। युग्म 1 2 2 4 4 1 परस्पर विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल दर्शाते हैं, जबकि युग्म 2 4 व 4 5 प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। तो गेंद ए का क्रम होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास इस प्रकार से कोई 5 गेंदें लटकाई हुई हैं और इन दो पाँचों पर यानी 1 से लेकर 5 तक यानी कि क्रमांक अंकित कर दिए गए हैं। दोस्तों हम जानते हैं, तो आपको क्या दिया कि 2 नंबर वाली गेंद और 4 नंबर वाली गेंद परस्पर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और दोस्तों हमारी जो 1 नंबर वाली गेंद है वो दूसरे के साथ भी आकर्षण हो रहा है उसका, और 4 के साथ भी आकर्षण हो रहा है। तो आपको बताना कि जो हमारा 1 नंबर वाली गेंद है उस पर यानी किस प्रकार से होगी, उस पर धनावेश होगा, ऋणावेश होगा या उदासीन होगी। दोस्तों हम जानते हैं जब किन्हीं दो गेंदों के मध्य यदि आकर्षण बल हो रहा है, यानी आकर्षण बल इसका मतलब क्या है कि यह विपरीत प्रकृति की आवेश की गेंदें हैं। यदि 2 एवं 4 फिर इसमें आकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आवेश है और इस पर नेगेटिव आवेश, या इस पर नेगेटिव या इस पर पॉजिटिव। और दोस्तों हमें क्या दिया कि जो 1 नंबर वाली गेंद है वो क्या कर रही है कि 4 के साथ भी आकर्षण दर्शा रही है और 2 नंबर के वाली साथ भी आकर्षित हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों हमारी जो यदि यह पॉजिटिव को भी आकर्षित कर रही है, नेगेटिव को भी आकर्षित कर रही है, तो यह हमारी उदासीन हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी 2 वाली उदासीन क्यों नहीं हुई। दोस्तों 2 एवं 4 हमारी उदासीन नहीं हो सकती क्योंकि दोस्तों यानी कि ये दोनों ही हमारी प्रतिकर्षण भी दर्शा रही हैं। तो दोस्तों हमारी 2 एवं 4 पर तो हमारा कोई ना कोई आवेश जरूर है, तो मान लेते हैं इस पर हमारा पॉजिटिव है और इस पर है नेगेटिव। यदि दोस्तों अपन 1 वाली गेंद पर नेगेटिव मानते हैं तो यह हमारी 4 वाली गेंद को प्रतिकर्षित करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हमारी आकर्षण कर रही है। यदि अपन इसको पॉजिटिव मानते हैं तो यह 2 को प्रतिकर्षित करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर भी हमारा आकर्षण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों यह हमारी गेंद क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, क्योंकि कहीं पर भी हमें यह नहीं दिया हुआ कि यह किसी गेंद को प्रतिकर्षित कर रही है, केवल आकर्षित कर रही है। और हम जानते हैं जो गेंद हमारी उदासीन होती है वह चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो दोनों को ही आकर्षित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट आंसर मत रटिए। दोस्तों इसका जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ आप उसको भी ध्यान में रखिए। तो शुरुआत देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 26वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु, आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों हमारा कोई भी एक यानी धातु का टुकड़ा है,
यदि इसको पृथ्वी के साथ यानी संयोजित कर दिया जाता है तो हम क्या पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी से धातु की ओर जा रहे हैं, यानी पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो आपको बताना कि जो वस्तु है वो अनावेशित रहती है या धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है या कुचालक रहती है। दोस्तों यदि इसकी ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो हम जानते हैं यदि दोस्तों इससे पहले यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी दोस्तों यह इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको नेगेटिव चार्ज यानी प्राप्त करेगी, क्योंकि यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता पहले से यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित करते, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इसी के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है। तो दोस्तों याद रखना जब भी यानी ऐसी वस्तु को यदि अपन पृथ्वी से जोड़ते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वस्तु की हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि पहले वस्तु हमारी धनावेशित रहती है, लेकिन कैसे यानी दोस्तों वह जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक हो जाता है कि जब तक यह वस्तु कुचालक नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के जो आंसर हो आपको थोड़े से मिस्टेक दिए हुए हैं, इसका जो आंसर हो आप बी भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि या डी बी। दोस्तों हम क्या पाते हैं कि जो हमारी पहले जो वस्तु है वो पहले तो थी धनावेशित और बाद में क्या हो जाती है कुचालक हो जाएगी, यानी कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है इसकी ओर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण जो हमारा पॉजिटिव आवेश है वो नेगेटिव आवेश के साथ हमारा यानी नष्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारी कुचालक हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला जचता है इनकी है कुचालक है, क्योंकि दोस्तों पहले हमारी धनावेश थी लेकिन यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से हमारे इस धातु के टुकड़े की या वस्तु की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यह कुचालक हो जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी कुचालक हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 27 क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि निम्न में से गलत कथन चुनिए। कूलाम का नियम उस विद्युत बल का सही परिणाम होता है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन को इसके नाभिक से बांधता है या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को बांधता है या परमाणु को परस्पर बांधकर अणु बनाता है या अणुओं एवं परमाणु को परस्पर बांधकर यानी ठोस बनाता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा दोस्तों आपको बताना है कि जो कूलाम के नियम से संबंधित हम आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा गलत है। एंड दोस्तों ऐसा कौन सा आपको कथन दिया हुआ है या ऐसा यानी कौन सा हमारा स्थान दिया हुआ जहाँ पर हमारा कूलाम का बल लागू नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों हम जानते हैं नाभिक के अंदर जो हमारा प्रोटॉन एवं जो न्यूट्रॉन है इनको जो बांधे रखता है वहाँ पर कार्य करता है हमारा नाभिकीय बल। यहाँ पर दोस्तों कूलाम का बल कार्य नहीं करता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों इसके बाहर वाला यह नाभिक के साथ यानी संयोजित रहता है, यानी इसको यह नाभिक से बांधे रखते हैं, ये हमारे कूलाम के अनुसार होता है। और दोस्तों परमाणु और अणु को बांधे रखने का कार्य भी हमारा कूलाम बल के अनुसार होता है, यानी एक अणु पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हमारा अणु पर नेगेटिव चार्ज है तो यह कूलाम बल के द्वारा ही यानी अणु बनाते हैं। और दोस्तों अणु और परमाणु को परस्पर बांधने का कार्य भी हमारा कौन करता है कूलाम बल। लेकिन नाभिक के अंदर दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वहाँ पर हमारा नाभिकीय बल लगता है न कि कूलाम बल। तो हमारा जो गलत कथन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है जब खोखले गोलाकार आवेश को चालक के मध्य विभव। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक खोखला गोलाकार आवेशित चालक है उसके मध्य विभव बताना कि किस प्रकार से होता है। नियत रहता है, केंद्र से दूरी के साथ समानुपातिक रूप से बदलता है या केंद्र से दूरी के प्रतिलोमानुपाती परिवर्तित होता है या केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम यानी प्रतिलोमानुपाती होता है। दोस्तों आपको याद रखना कोई भी आपके पास यानी खोखला यानी गोला हो यानी आवेशित चालक हो तो उसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो विद्युत क्षेत्र यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मान तो हमेशा शून्य होता है, लेकिन दोस्तों जो विभव का मान होता है वो याद रखना हमेशा कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। यानी कोई भी आपके पास खोखला गोला है उसके अंदर जो विभव होता है वो तो हमारा नियत रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो हमारा शून्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नियत है, यानी एक खोखले गोले जो है जो आवेशित चालक का खोखला उसके मध्य विभव वो कैसा होता है नियत रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 29 क्वेश्चन है। दो छोटे गोलाकार परस्पर आर दूरी पर रखे हुए हैं, प्रत्येक पर क्यों विद्युत आवेश है। यदि एक गोलाकार को दूसरे गोलाकार के चारों ओर आर त्रिज्या के वर्त के पथ में घुमाया जाता है तो संपन्न कार्य होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि आपके पास कोई एक यानी दो छोटे गोले हैं जो यानी दोनों पर दोस्तों यदि को क्यों कूलाम है तो आपको बताना कि जो ये हमारा ये एक आवेश है इसको इससे आर दूरी की त्रिज्या के पथ पर यदि घुमाया जाता है तो आपको बताना कि जो हमारे विद्युत बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा यानी घुमाने में संपन्न कार्य होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यानी शून्य, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये जो आवेश होगा इनकी वर्तीय पथ पर घुमा रहा है और यहाँ पर इस पर जो बल कार्य करेगा दोनों आवेशों के मध्य वो इस प्रकार से यानी दोस्तों कार्य करेगा, यानी कि
इस पर जो कार्य करेगा इसके कारण वो इस पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसके कारण जो करेगा वो इस डायरेक्शन में। यानी दोस्तों हमारा जो बल कार्य करता है वो अक्ष के यानी इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है और इसको इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, यानी जो विस्थापन हो रहा है हमारा बल के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यदि विस्थापन और बल हमारा परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो फोर्स का मान होता है यानी जो संपन्न किया गया कार्य होता है वो हमारा कितना होता है, शून्य होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां है आपका, इसमें है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलाकार को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक 10 सेंटीमीटर का आवेशित गोलाकार है, एक ऐसा गोला है जिसकी रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, इनको किसी तार से जोड़ दिया जाता है। तो आपको बताना कि यदि दोस्तों इस तार के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो आपको बताना है कि उस कंडीशन में इन पर आवेश का मान समान होगा या विभव का मान समान होगा या एनर्जी का मान समान होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान समान होगा। दोस्तों याद रखना कोई भी हमारा चालक यानी तार होता है, यदि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनके दोनों सिरों पर यानी विभव का मान अलग अलग है। दोस्तों याद रखना हमेशा जो करंट का फ्लो होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। यदि दोनों सिरों पर यदि विभव का मान हमारा इक्वल हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारा जो विभव यानी जो करंट होता है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर होती है। यदि दोनों ही ओर हमारा विभव का मान समान हो जाएगा तो किसी भी डायरेक्शन में हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हो कि इस चालक के अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसके अंदर धारा प्रवाहित कब नहीं होगी, जब दोनों को पर यानी गोले पर हमारा विभव का मान इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका दोनों पर विभव का मान समान है। एंड दोस्तों अपन जानते हैं कोई भी चालक तार के दोनों सिरों पर यदि विभव का मान यदि इक्वल हो जाता है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। और हमें यही दिया हुआ है कि इन दोनों गोलों को जिस तार से जोड़ा जाता है उस तार के अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसका अर्थ यही है कि इन दोनों का जो विभव हो वो समान है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ कि एक समान आवेश आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई भी एक समान आवेशित गोलाकार है या इसका कोई भी आवेश है तो इसके अंदर आपको बताने की जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपको बतानी है शून्य होगी, शून्य से कम, परंतु नियत या केंद्र पर की दूरी के समानुपाती होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना आपके पास कोई भी खोखला गोला हो उसके अंदर दोस्तों कोई भी आवेश स्थिति नहीं होता, जो आवेश है वो केवल सतह पर पाया जाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारा शून्य हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी बताया था, इस बात को नोट कर लेना कि हमारा कोई भी चालक यानी खोखला गोला है उसके अंदर विभव का मान तो हमारा कांस्टेंट रहता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है वो हमारा शून्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो 32 क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो खोखला यानी गोलाकार गेंद पर केंद्र पर विद्युत विभव होगा। आपको क्या दिया हो कि आपके पास दोस्तों एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखलाकार गोला है, उसको यदि 10 वोल्ट का आवेश यानी दिया जाता है, 10 वोल्ट तक आवेशित करते हैं, तो आपको बताना कि इस केंद्र पर जो विभव होगा वो कितना होगा। यानी दोस्तों आपको इसकी सतह पर विभव कितना दे दिया, 10 वोल्ट दिया हुआ है और अब आपको इसको केंद्र पर पूछा गया कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो हमारा कोई खोखला गोला होता है उसके अंदर जो विभव होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और दोस्तों वह कितना रहता है, जितना सतह पर होता है उतना ही विभव इसके अंदर यानी प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो इसके केंद्र पर जो विभव हो जाएगा वो सतह के बराबर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यानी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जब एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो आवेश पर कार्य किया जाता है या आवेश द्वारा कार्य किया जाता है या किया गया कार्य नियत रहता है या कोई कार्य संपन्न नहीं होता। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया कि आपके पास कोई समविभव यानी पृष्ठ यानी जहाँ पर विभव का मान समान है तो इसके अंदर क्या पूछा गया कि आपके पास कोई एकांक धनावेश है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है कि किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों याद रखना जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो W इक्वल टू क्यू वी होता है, यानी क्यू डेल्टा वी होता है, यानी दोस्तों विभवांतर में परिवर्तन। दोस्तों यदि यहाँ पर जो विभवांतर यदि दोनों का समान है तो यानी दोस्तों यहाँ पर डेल्टा वी का मान हमारा शून्य हो जाएगा और इसके अंदर जो किया गया कार्य हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। दोस्तों याद रखना जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी होता है।
तो सम विभव पृष्ठ पर यानी दोस्तों कोई भी कार्य किया जाता है तो वहाँ पर कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई कार्य संपन्न नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं समान होती है। हमारा जो 34वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया कि दोस्तों हमारा जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी जो बल रेखाएं होती हैं वो आपको बतानी है कि किस प्रकार से होती हैं। वर्ताकार यानी वामावर्त होती हैं, या फिर वर्ताकार दक्षिणावर्त होती हैं, या तिर्यक यानी ऊपर की ओर होती हैं, या तिर्यक बाहर की ओर होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ओर नहीं है बल्कि यहाँ पर होगा अंदर की ओर, और इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा ऋणावेश होता है उस पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो दोस्तों पॉजिटिव के कारण तो क्या होती हैं बाहर की ओर होती हैं, और नेगेटिव के पर क्या होती हैं वो अंदर की ओर होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव आवेश से क्या होती हैं नेगेटिव आवेश की ओर जाती हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों पॉजिटिव आवेश से तो हमारी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और नेगेटिव आवेश में प्रवेशित करती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो हमारे नेगेटिव चार्ज पर विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो तिर्यक होती हैं और वह अंदर की ओर होती हैं इस प्रकार से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर 2q माइनस क्यू आवेश क्रमशः स्थित हैं तो त्रिभुज के केंद्र पर क्षेत्र शून्य है परंतु विभव शून्य नहीं है, क्षेत्र शून्य है परंतु विभव शून्य है, दोनों क्षेत्र तथा विभव शून्य है, या दोनों क्षेत्र व विभव शून्य नहीं है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों पर क्रमशः दोस्तों 2q माइनस के क्यू और माइनस के क्यू इस प्रकार से दोस्तों आवेश रखे हुए हैं। तो इसका जो मध्य बिंदु यानी तो इसका जो केंद्र है वहाँ पर आपको बताना कि जो विद्युत क्षेत्र एवं जो हमारा यानी जो विभव होगा वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र तो दोस्तों हमारी क्वांटिटी यानी हमारी सदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है सॉरी दोस्तों। इसके कारण यहाँ पर दोस्तों उसका मान तो शून्य होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसके कारण जो हमारी हो जाएगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इसके कारण इस डायरेक्शन में। तो इन तीनों का दोस्तों हमारा जो परिणामी क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हमारा शून्य होगा नहीं। लेकिन दोस्तों हमारी जो विभव होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। तो इसके कारण जो विभव हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में आर हो जाएगा, और दोस्तों इसके कारण कितना हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा, और इसके कारण भी दोस्तों हमारा माइनस के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा यदि ये डिस्टेंस आर हो तो दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पर तीनों का योग यदि अपन करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी क्षेत्र शून्य नहीं है परंतु विभव शून्य है। एंड दोस्तों याद रखना यदि कोई भी हमारा यानी समबाहु त्रिभुज हो उस पर यदि दो आवेश हमारे इस प्रकार से रखे हुए हैं 2q माइनस के क्यू, तो दोस्तों विभव का मान क्या होगा, इसके कारण हमारा 2 के क्यू अपॉन में आर पॉजिटिव होगा, और इन दोनों के कारण के कारण दोनों नेगेटिव होगा। तो इन तीनों का यदि अपन योग करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों हमारी एक वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि होती है, तो इसके कारण दोस्तों हमारी सी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और इन दोनों के कारण इस प्रकार से होंगी। तो इन दोनों का जो योग यदि अपन करेंगे सदिश योग तो हमारी जो परिणामी डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या पूछा गया कि चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं दी हुई हैं। यदि ए तथा बी पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः ई ए एवं बी बी हो तो ए एवं बी पी के मध्य दूरी आर है, तो एक ई ए का मान ई बी से अधिक है या ई ए का मान ई बी से कम है। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि एक धनावेशित निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं आपको इस प्रकार से दी हुई हैं। तो आपको बताना कि हमारे जो इन दोनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है वो आपको बताना कि किस प्रकार से होगा, यानी कौन से का अधिक होगा या कौन से कम होगा। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जहां पर दोस्तों हमारे जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनका दोस्तों ये जहां पर जितनी अधिक सघन होगी यानी जितनी अधिक ज्यादा बल रेखाएं होंगी वहां पर दोस्तों हमारे विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होता है, और जहां पर ये विद्युत क्षेत्रों का घनत्व यानी दोस्तों ये जितनी इनकी घनत्व यानी सघनता हो जितनी कम होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही कम होगा। यहाँ पर दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारी ए होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगेन अधिक यानी संगनित है, और बी वाले यानी भाग पर दोस्तों ये दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों ई ए का मान हमारा ए बी से अधिक हो जाएगा, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 37 क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ई इस प्रकार से है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है, तो विद्युत
बल होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हो कि आपके पास दोस्तों यानी कोई आवेश है, उस पर दोस्तों विद्युत बल इतना लग रहा है कि यह इसको भार को संतुलित कर देता है। विद्युत बल हमारा होता है QE और दोस्तों हमारा जो भार होता है वो mg, यानी दोस्तों यदि वह संतुलित हो रहे हैं तो आपको बताना कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यदि दोस्तों यहाँ से E का मान अपन निकालेंगे तो E का मान आपका कितना हो जाएगा, mg अपॉन में Q हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों में क्या दिया हो कि इलेक्ट्रॉन दिया हो, तो इलेक्ट्रॉन पर अपन जानते हैं आवेश E होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, mg अपॉन में ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा वो जाएगा आपका mg अपॉन में E। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 38 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक धनावेशित चालक सदैव धन विभव पर रहता है, शून्य विभव पर रहता है, या ऋण विभव पर रहता है, या धन विभव, शून्य विभव एवं ऋण विभव पर हो सकता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको बताना कि यह हमेशा धन विभव पर रहता है या शून्य विभव पर, या विभव यानी शून्य, ऋण या धन यानी कोई सा भी हो सकता है। दोस्तों याद रखना, हमारा कोई भी धन विभव है वह शून्य, धन एवं ऋण तीनों हो सकते हैं। यह बात हमारा इस पर डिपेंड करता है कि दोस्तों अपन शून्य विभव कहाँ पर मानते हैं। यानी दोस्तों हमारा कोई भी यानी विभव यदि यहाँ पर अपन शून्य मान लेते हैं, तो यदि यहाँ पर रखा हुआ है यह धन आवेश है, तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर इस पर पॉजिटिव विभव होगा। यदि यहाँ पर रखा हुआ है तो इस पर नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों याद रखना, जो हमारा धन आवेश चालक होता है उस पर तीनों हो सकते हैं। यह डिपेंड किस बात पर करता है कि अपन कौन से स्थान पर शून्य विभव को डोनेट करते हैं, कहाँ पर मानते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो कि दोस्तों आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो आपको बताना कि इन दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा यानी त्वरण का अनुपात वो कितना होगा, शून्य होगा, एक होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर। तो हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो फोर्स होता है वो हमारा कितना होता है, एम होता है। और यदि दोस्तों एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं तो इन दोनों पर दोस्तों हमारा जो विद्युत बल होगा वो समान लगेगा। और विद्युत बल हमारा है दोस्तों समान लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए F का मान समान है। यानी दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या कि इस पर यानी जो हमारा फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रिक बल होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा। यदि दोनों पर बल का मान दोस्तों समान लग रहा है तो यहाँ पर अपन जानते हैं जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो M के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन और प्रोटॉन का जो एक्सीलरेशन का जो अनुपात हो जाएगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अनुपात यानी द्रव्यमान के अनुपात में। तो दोस्तों याद रखना जो एक्सीलरेशन किसका अनुपात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात में हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो 14 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि दो आवेशित गोलों पर क्रमशः प्लस के 7 माइक्रोकुलाम और माइनस के 5 माइक्रोकुलाम है, इनके मध्य कार्यत बल F है। यदि प्रत्येक को 2 माइक्रोकुलाम को अतिरिक्त आवेश दे दिया जाता है तो इनके मध्य नया आकर्षण बल होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई दो आवेशित गोले हैं, एक पर आपका यानी प्लस का 7 माइक्रोकुलाम आवेश है और दूसरे पर माइनस का 5 माइक्रोकुलाम है, और इन दोनों के मध्य बल कार्य कितना कर रहा है, F है। यदि दोस्तों दोनों पर यदि तो माइनस 2 माइक्रोकुलाम वो अतिरिक्त दे देते हैं तो इस पर से दोस्तों हमारा कितना आवेश हो जाएगा, इस पर यानी माइनस यानी प्लस के 5 माइक्रोकुलाम बचेगा, और इसको यदि अपन दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 7 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो दोस्तों हम जानते हैं हमारा जो फोर्स होता है वो Q1 और Q2 के समानुपाती होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि यदि दोस्तों इसको यदि 2 माइक्रोकुलाम नहीं दिया जाता है तो उस स्थिति में अपन देखते हैं कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है हमारा 35 था। और दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी हमारा 5 और माइनस का 7 मल्टीप्लाई आपको कितना होता है, माइनस का 35 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो बल का मान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारा जो बल होता है वो एफ अपॉन में एफ डैश होता है, वो Q1 Q2 अपॉन में Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश होता है। दोस्तों पहले यदि हमारा जो आवेश है वो कितने दिए हुए हैं, प्लस के 7 और माइनस के 5, तो इसका मल्टीप्लाई हमारा माइनस के 35 था। यदि दोस्तों हमारे इसको यानी माइनस का 2 कुलाम दे देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 माइक्रो कुलाम शेष रह जाएगा। यदि इसको माइनस के 2 माइक्रो कुलाम देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस के माइक्रो 7 कुलाम। तो यदि यहाँ पर इन दोनों का यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं फिर से हमारा माइनस का 35 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि इसको अपन निकालते हैं तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी जो एफ है वो हमारा एफ डैश के इक्वल
बल हो जाता है तो हमारा दोस्तों नया बल होगा वो भी हमारा ऐप ही होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कंप्लीट होते हैं। ये आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हेल्पफुल लगे हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।